9, और उसके बाद इसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 32 की। अब उसमें तो नहीं है, तो 2 ही गए तो मान लिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डी को खुला खाली छोड़ के, मतलब थर्ड को खाली छोड़ के किसमें भर रहे हैं? 4 में, जबकि थर्ड की कैपेसिटी 2n² से कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। लेकिन दे सिर्फ कितने रहे स्कैंडियम को? 9। तो इसमें 2n² अपन कह सकते हैं कि फॉलो नहीं हो रहा। अगर 31 से ज्यादा, 30 से ज्यादा 31 अगर आ जाए, तब हम इसमें क्या भरेंगे? 2 8 18 और फिर 2 + 1, तो इसकी पूरी कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये क्या फॉलो करता हुआ दिखेगा? 2n²। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम पड़ जाए तो 2n² फॉलो नहीं होता, ज्यादा हो तो वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात हो रही थी, इतनी बात लिख ली। इसके आगे लिखो कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर also tells about the shape of an orbit. The shape of an orbital also tells us about the shape of an orbital. About the shape of an orbital. For example, if L is equal to 0, for example, if L is equal to 0, then it represents S subshell. Then it represents S subshell, which is spherical. Whereas P subshell has dumbbell orbitals. When L is equal to 1. When L is equal to 1. ठीक, इसी में लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इस पॉइंट पे स्टार बना लेना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is also calculated. Orbital angular momentum of an electron is also calculated by its azimuthal quantum number. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या क्वेश्चन सिर्फ आ सकता है किससे? एंगुलर मोमेंटम से, कि किसी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालो? एंगुलर मोमेंटम। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट ऑफ L इंटू L+1, रूट खत्म h/2π, रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू h/2π। अब जरा देखना ये क्या कहना चाह रहा है। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हम कहते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूम रहा है, ठीक है। मैं फिर वही एग्जांपल देना चाहता हूं जो ज्योग्राफी में 4th क्लास में तुम्हें टीचर देती है कि अर्थ एक तो सन के क्या है, 365 डेज में एक पूरा चक्कर लगाता है, और दिन से और रात में अपने ही एक्सिस पे अर्थ क्या होती है, स्पिन भी हो जाती है। तो अर्थ के कितने तरीके के मूवमेंट है? 2 तरीके के, एक तो सन के अराउंड और दूसरा अपने ही एक्सिस पे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के भी कितने तरीके के मूवमेंट है? 2 तरीके के, एक न्यूक्लियस के अराउंड, एक किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, और दूसरा अगर वो किस में है, एस सबशेल में, तो वो अपनी ही एक्सिस पे भी क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो या एक तो मूवमेंट क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड, ये पूरा एक चक्कर, और वो अपने ही किस में, ऑर्बिटल में भी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि px, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी मूव कर रहा है ना,
और ये p सब शेल किस में है? किसी शेल में, और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे अपने न्यूक्लियस के अराउंड भी पूरा चक्कर खा के वापस आ जाएगा, और मीनवाइल वो क्या कर रहा है? अपने ऑर्बिटल px ऑर्बिटल में भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उसके जो मोमेंटम है वो कितने तरीके के? दो तरीके के, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो वही रहेगा, अब वेलोसिटी दो तरीके की है, एक एंगुलर और एक रोटेशनल। कि न्यूक्लियस के पास आसपास जो घूम रहा है वो अलग, और जो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है वो अलग। दोनों चीज दिमाग में पिक्चर बन गई दोनों चीजों की। न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट वो अलग, और अपने ही एक्सिस पे जो मूवमेंट है वो अलग। तो सुबह से शाम जो अर्थ घूम रही है वो क्या है? रोटेशनल और रिवॉल्यूशनल बात नहीं कर रहे अपन, वो अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, वो एक अलग बात है। और वो पूरे एक साल में क्या हुई? सन के भी पूरा एक चक्कर लगा लिया। तो अर्थ के भी कितने तरीके के मूवमेंट है? दो। वैसे इलेक्ट्रॉन के भी कितने तरीके के मूवमेंट है? दो। अब अगर हम कह रहे हैं एल ले रहे हैं, तो ये हमारी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम एल ले रहे हैं तो एल की वैल्यू 0 या 1 या 2 होती है या 3 होती है। 0 है तो हमें पता चल जाता है एस में, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा है और एस में भी स्पिन कर रहा है। अगर वो पी में है तो भी न्यूक्लियस के अराउंड भी जाएगा और अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, और यही पूरा का पूरा ये पूरा रिवॉल्व भी करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। तो कितने तरीके के मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के? दो तरीके के, अराउंड द न्यूक्लियस अलग और अपने एक्सिस पे अलग। ठीक है, मेरे दिमाग में एक चित्र बन रहा है। हमारी टीचर थी ज्योग्राफी पढ़ाने वाली 4th क्लास में, मतलब वो ने ये एग्जाम्पल दिया था, तो जब से ज्योग्राफी में तो बैठा हुआ, और वो एक लड़के को उनने ऐसे ऐसे घुमवाया कि ऐसे ऐसे तू घूम, और ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, डायरेक्ट अपने एक्सिस पे भी घूम रहा हूं और मैं उधर भी जा रहा हूं, तो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके आ सकता हूं। तो मेरे पास कितने तरीके के मोमेंटम है? दो तरीके के, अपने न्यूक्लियस के अराउंड भी, जिसको अपन क्या कहेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसको अपन क्या कह रहे हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एस में घूमेगा अलग, पी में घूमेगा तो डंबल घूमेगा, डंबल घूमेगा तो वो अलग। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितने तरीके का है? दो तरीके का। उसमें से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? एल पे। एल पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि अगर एल 0 है तो इलेक्ट्रॉन एस में है। किसमें? सुनते हैं ध्यान से, है ना, ऐसा कंसंट्रेशन चाहिए। अगर एल 0 है तो इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में? एस में है, और एस में है तो एस का शेप स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो उसका अपने एक्सिस पे एक स्पिन है। और अगर एल 1 है तो वो सब शेल कौन सी है? पी। और पी में जो ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा है? डंबल है। तो डंबल में उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मोमेंटम भी होगा। तो एस में अलग होगा, पी में अलग होगा, डी में अलग होगा। लेकिन फिर से वही बात, जितना भी मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? क्वांटाइज्ड रहेगा। mvr इक्वल्स टू क्या था? nh/2π n। तो अभी तक हम जो कह रहे थे कि क्योंकि हमें बोर्स मॉडल ने सिर्फ क्या बताया? शेल। क्या उसने कभी सब शेल बताया? नहीं बताया। क्या उसने ऑर्बिटल बताया? नहीं बताया। अपन ने स्पेक्ट्रम में ही पढ़ा कि 2s and 2p हैज 2s and 2p हैव नो मीनिंग, 3s 3p 3d हैव नो मीनिंग, 1s 1p हैव नो मीनिंग। उनका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। इलेक्ट्रॉन 1 से कहां जा रहा है? 2 में। 2 से कहां जा रहा है? 3 में। बस ये किसने बताया? बोर ने। तो इसलिए हमने उस टाइम मोमेंटम क्या किया? mvr मोमेंटम इक्वल्स टू क्या? एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू क्या? nh/2π कांस्टेंट रहेगा, और वो डिपेंड करेगा किस पे? शेल पे। और शेल को क्या ले लिया? n। तो n जब तक कांस्टेंट है, जब तक एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन अपना शेल छोड़ के नहीं जाएगा, 1 से 2 में नहीं आएगा या 2 से 3 में नहीं आएगा, जब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को माना वेव। क्या माना? वेव माना। वेव माना जब उसने, तो जब वेव इक्वेशन सॉल्व की तो उसने बोला कि साहब शेल ही नहीं है, शेल के अंदर क्या है? सब शेल। कैसे पता चला? शेल के अंदर सब शेल ऐसे पता चला कि अगर एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका मोमेंटम अलग है, और पी में है तो उसका अलग है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अलग है, दूसरे का अलग है। तो ये प्रूव हो गया कि भैया एक ही इलेक्ट्रॉन, टोटल उनका भले सेम रहेगा, एक n में सेम रहेगा,
लेकिन एस में एंगुलर मोमेंटम अलग रहेगा, पी में अलग रहेगा, डी में अलग रहेगा, क्योंकि उनका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पाथ डिपेंडेंट है कौन, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हमारे पास एल है तो जीरो है, एल अगर जीरो है तो एस सब शेल है, एस सब शेल है अगर है तो पाथ अलग है, पाथ अलग है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग है। अगर एल है, अगर पी है तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और 1 की अगर मैं एल 1 रखूंगा तो एंगुलर मोमेंटम अलग आएगा, एल 0 रखूंगा तो एंगुलर मोमेंटम अलग आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का एस में घूमे तो अलग एंगुलर मोमेंटम है, पी में घूमे तो अलग एंगुलर मोमेंटम है। तो ये रहेगा लेकिन कांस्टेंट, जब तक वो पी में है, जब तक वो पी में है उतना ही एंगुलर मोमेंटम आएगा, जब तक वो एस में है उतना ही एंगुलर मोमेंटम आएगा। लेकिन जैसे ही एस से कहां आएगा, पी में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा, क्योंकि एस में तो एल की वैल्यू क्या होगी 0, और ये दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय क्या h/2 पाए, तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, पी में ज्यादा आएगी, डी में और ज्यादा आएगी, क्योंकि डी में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और पी में एल की वैल्यू क्या रहेगी 1, एस में एल की वैल्यू क्या रहेगी 0। बात आ रही समझ में? अपने को इतनी बात मगर समझनी नहीं है, अपने को कितनी बात समझनी है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2 पाए। एल अगर एक ही है, कांस्टेंट है, एल या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और h/2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है ही। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट वैल्यू है डिपेंडिंग ऑन इट्स एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। वो क्वांटम नंबर कौन सा, एजीम्यूथल पे डिपेंड करेगा, लेकिन रहेगा क्या, कांस्टेंट ही रहेगा। जब तक वो किसमें है, जब तक उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर नहीं बदलता तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मास तो उतना ही रहना है। ठीक है, लेकिन अपने को क्या इतना समझना है, नहीं समझना है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। अपने को क्या समझना है रावत जी, अपने को यह समझना है कि किसी इलेक्ट्रॉन का अगर क्या पूछा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो अपन ने फॉर्मूला लगाया क्या, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2 पाए। बात आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इस पे स्टार लगा लेना, इस फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला आएगा काम का। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m। इसमें लिखो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट orientation of electrons in orbitals, orientation of electrons in orbitals। सेकेंड पॉइंट लिखना है इसमें, it can have values -L 0 to +L, -L 0 to +L। It can have values -L 0 to +L। It can have values -L 0 to +L। ठीक है, और इसी में तीसरा पॉइंट लिखना कि टोटल वैल्यूज विल बी 2L + 1। टोटल वैल्यूज विल बी 2L + 1। टोटल वैल्यूज विल बी 2L + 1। अब क्या कहना चाह रहे हैं जरा देखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, और क्या बोल रहे हैं कि वैल्यूज क्या होंगी -L 0 to +L। शुरू कहां से करें, -L से, कहां पर लाके खत्म करें, +L पे। अब इसी एग्जांपल में आगे बात करते हैं। n = सपोज क्या है 1, तो शेल कौन सी हो गई k। l की वैल्यू 0 to क्या होती है n-1, तो l क्या हो गया 0, और कोई वैल्यू होगी नहीं होगी। अब m की वैल्यूज इसी में इंक्लूड करें,
क्या क्या हो सकती है? माइनस एल, जीरो, प्लस एल। तो माइनस जीरो, जीरो प्लस जीरो तो कुछ नहीं होता, तो एम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी आएगी? वैल्यू एक आएगी, नंबर ऑफ वैल्यूज एक आएंगी, और वैल्यू वो है क्या? जीरो। वैल्यू वो है क्या? जीरो। अब जरा समझना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 2l प्लस 1। एल अगर जीरो है तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू सिर्फ कितनी आनी चाहिए? 1। तो ये क्या बता रहा है कि भैया जो के शेल में एस सब शेल है उसमें ऑर्बिटल कितना है? एक ही है। इसीलिए अपन कहते हैं कि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसका शेप क्या है? स्फेरिकल। अब इसमें एन अगर 2 है तो एल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 और 1। अब अगर ये 0 है तो इसके लिए अगर मैं लिखूं तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और इसके लिए अगर मैं एम की वैल्यूज लिखूं तो -1, 0 प्लस 1, कितनी वैल्यूज आई टोटल? 3। एल अगर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई? 3। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि पी में भैया एक ऑर्बिटल नहीं है, कितने ऑर्बिटल है? 3, जिनको फिर हमने नाम क्या दिया था? px, py, pz। तो टोटल वैल्यूज कितनी आई? 3। इसलिए वो बता रहा है कि इस सब शेल में कितने क्या है? ऑर्बिटल कितने हैं? तो शेल से क्या निकाले? सब शेल, और सब शेल से क्या निकाले? ऑर्बिटल। अगर शेल एक ही है तो सब शेल भी एक ही रहेगी, उसके अंदर ऑर्बिटल भी उस सब शेल में कितना होगा? एक ही होगा। अगर शेल दूसरी है तो उसमें कितनी सब शेल्स रह सकती हैं? 2। कौन कौन सी? एस और पी। अगर एस है तो एम की वैल्यू सिर्फ कितनी आ रही है? 1, जो कि क्या है? 0। एक ही है मतलब एस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने? 1। और अगर 1 है एल की वैल्यू, इसका मतलब वो कौन सी सब शेल है? पी। तो उसकी एम की वैल्यूज कितनी आएंगी? -1, 0 प्लस 1, मतलब कितनी आ रही है? 3। मतलब उसमें एक ऑर्बिटल नहीं है, कितने हैं? 3। px, py, pz। और अगर n इक्वल्स टू 3 है, l इक्वल्स टू कितनी वैल्यूज होंगी? 3, 0, 1 और 2। अब इसके लिए मुझे m की वैल्यूज लिखनी है, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? इसके लिए m इक्वल्स टू क्या है? मतलब एक ही ऑर्बिटल, और s में एक ही ऑर्बिटल होता है, हमें मालूम है, हमने तो पहले से ही रटा हुआ है, मालूम तो है ही, मालूम तो होगा ही अपन ने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम, और अपन ने नहीं, मतलब दुनिया में हर जगह ऐसे ही पढ़ाई हो रही है। तो 1 मतलब m की क्या क्या वैल्यूज होंगी? -1, 0 और +1। तो ये हमें क्या बता रहा है कि p में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर 2 है तो m की क्या क्या वैल्यूज होंगी? -2, -1, 0, +1, +2। टोटल कितनी वैल्यूज आई? 5 वैल्यूज आई। मतलब d में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? 5, जिनका हमने नाम रख दिया क्या क्या? dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2। ये 5 हो गए। तो 5 ही क्यों आए? क्योंकि ये सॉल्व करने पर क्या आता है? 5। और ये सॉल्व किसका सोल्यूशन है? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो अभी तक अपने को पता ही नहीं है होती क्या है, लेकिन अपने को बाकी चीजें सब पता चल गई। तो अपने उस पे नहीं जाना है, अपने को इस पे जाना है। ठीक है। खैर, क्या इतनी बात समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m क्या होंगी? 2l प्लस 1। और कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? -l, 0 to +l। कुछ बुक्स में दिया रहता है +l से -l, कुछ में दिया रहता है -l से +l। अपने को झगड़े में नहीं पड़ना। वो -l से प्लस हो तो भी 5, अगर l इक्वल्स टू 2 है तो d की कितनी वैल्यू आएंगी? 5 ही आएंगी। और वो प्लस से माइनस है तो भी कितनी वैल्यू आएंगी? 5 ही आएंगी। तो हमें क्या बता रहा है? कौन क्या बता रहा है? अगर d की 3 वैल्यू आ रही है, सॉरी m की 3 वैल्यू आ रही है, l इक्वल्स टू 1 है, तो सब शेल कौन सी हुई? p। समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा? नहीं आ रहा कि आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे कैसे आ रहा है? ऐसा ऐसा बोलो। हाँ, अगर l इक्वल्स टू क्या है? 1, मतलब कौन सी सब शेल है? p। उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू आ रही है? 3। तो px, py, pz। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो p के 3 ऑर्बिटल है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन x एक्सिस पे, दूसरे का y पे और तीसरे का z पे। तो हमें क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, कि ये कहां कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा है। और नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो, px, py, pz तक चलता है मेरे को। और d, अगर l इक्वल्स टू 2 है तो d की कितनी वैल्यू आ रही है? 5। उसके नाम रख दिया। अब dxy का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन x और y प्लेन के बीच में जो ऑर्बिटल है वो कहां स्थित है? x और y के बीच में। मतलब ये x है और ये y है और ये z है। ठीक है। तो वो कहां है? इसके x एक्सिस और y एक्सिस के बीचों बीच, मतलब 45 एंगल पे, इधर से और उधर पीछे तक।
dxy का मतलब कुछ नहीं है, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, इसके बीच में ऑर्बिटल है। dyz का मतलब क्या हो गया, y और z के बीच में ऑर्बिटल है। मतलब वो क्या बता रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है ना, कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। अब कोऑर्डिनेट तुम गणित में पढ़ोगे तो मैं तो मतलब आई एम नॉट मतलब मैथमेटिशियन, मैं कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पोजीशन बोल रहा हूं। मुझे किससे मतलब है, पोजीशन से। मैं थ्योरेटिकली बात करूंगा, पोजीशन dxy मतलब क्या, उस ऑर्बिटल की पोजीशन कहां है, x और y प्लेन के बीच में, x और y प्लेन के बीच में। x और y प्लेन के बीच में है तो x कोऑर्डिनेट सपोज मैंने इसका 1 मान लिया, y क्या मान लिया, x1 y1, तो z कितना हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट में कितना पार्ट है उसका, कोई पार्ट नहीं है, तो क्या हो गया 0। तो मैं उसके कोऑर्डिनेट सपोज बोल सकता हूं कि क्या है 1 1 0। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये x है, ये y है, ऑर्बिटल कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां है, x और y के बीच में। तो z एक्सिस पे इसकी डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो जब मैं z एक्सिस के साथ साथ गया तो मुझे इलेक्ट्रॉन का ही नहीं मिला, px में मुझे न y में मिला ना z में मिला। px अगर ऑर्बिटल था तो वो सिर्फ कहां घूम रहा है, x एक्सिस पे। तो x यहां पे है, वो ना यहां पे है, ना y के रिस्पेक्ट में उसका कोई कोऑर्डिनेट है, ना z के रिस्पेक्ट में उसका कोई कोऑर्डिनेट है। तो y पे कोई इलेक्ट्रॉन, px का इलेक्ट्रॉन क्या y एक्सिस पे कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या z एक्सिस पे कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सपोज 1 0 0, क्या हो गया 1, इसके अराउंड कुछ नहीं है, z पे जाऊंगा कुछ नहीं मिलेगा, तो 1 0 0 या 2 0 0, लेकिन y और z क्या रहेंगे, 0 ही रहेंगे। ठीक है, ओके। तो dxy कैसे, इक्वेशन सॉल्व किया, x y किस कहां है, x और y के बीच में, कहां नहीं है, z में नहीं है। दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, dyz, y और z के बीच में, कहां नहीं है, x नहीं है, ये z है। ठीक है, x y z। अब ये ऑर्बिटल सपोज यहां है, तो ये किसके बीच में, x और y के बीच में, इसका z कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। और अगर ये यहां है तो किसके बीच में, x और सॉरी y और z के बीच में, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। अगर ये dxz है तो कहां है, x और z के बीच में, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां रह रहा है, और x अगर px में रह रहा है तो वो घूम भी कहां रहा होगा, x एक्सिस पे, तो उसका ओरिएंटेशन पता चल रहा है ना। तुम कोऑर्डिनेट भूल जाओ, तुम क्या याद रखो, क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया L अगर 1 है तो m की कितनी वैल्यू होंगी, 3 -1 0 +1। वो 3 वैल्यू क्या बता रही है, 3 ऑर्बिटल्स बता रही है। कौन कौन से, px py pz, 3 बता रही है, 3 बता रही है। तो अगर x पे है तो x में घूम रहा है, y में है तो y में घूम रहा है, z है तो z पे घूम रहा है। मतलब हमें उसका क्या पता चल रहा है, ओरिएंटेशन पता चल रहा है ना, कहां घूम कहां रहा है आखिर। मैं इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढने जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कहां मिलेगा। तो px का इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, px में ही मिलेगा। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन ने एड्रेस बताया कि साहब मैं कहां रहता हूं, अपन ने कॉन्फ़िगरेशन समझते में भी यही किया था। किससे, अविरल से पूछा था मैंने, तेरे से पूछा था, चिराग भैया कहां रहते हो, तुमने कुछ गड़बड़ की थी,